नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मानहानि मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश देखने को मिला, जहां कथित मान हानिकारक पोस्ट हटाने के आदेश दिए गए हैं। कांग्रेस से आम आदमी पार्टी अन्य को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट हटाने के आदेश हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड से उनका नाम जुड़ रहा था, जिसको लेकर उन्होंने मानहानि का मुकदमा ठोका था, जिस पर अब हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है। और जिनकी तरफ से कांग्रेस और आप अन्य की तरफ से जो भी पोस्ट किए गए थे उनको हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। कथित मानहानिकारक पोस्ट हटाने के आदेश दिए गए हैं। 24 घंटे के अंदर सभी पोस्ट हटाने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जोड़ा जा रहा था नाम दुष्यंत गौतम का, जिसको लेकर वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट में उन्होंने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है और उन सभी को आदेश दिए हैं जिन्होंने मानहानिकारक पोस्ट किए थे कि 24 घंटे में वो पोस्ट हटाए जाएं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां दुष्यंत गौतम हाईकोर्ट पहुंचे तो हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी है और 24 घंटे के अंदर सभी जो मानहानिकारक पोस्ट है उन्हें हटाने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ा जा रहा था। The Honorable High Court in the matter of Shri Dushyant Gautam ji has given directions to various defendants, mainly one Miss Urmila, the Indian National Congress through its President Mallikarjun Kharge, Aam Aadmi Party through its convener Arvind Kejriwal, to immediately remove the malicious defamatory posts that the official social media handles of the Congress Party, the Aam Aadmi Party, one Miss Urmila has been posting, which are without any facts, without any basis, and they are posted basically to indulge in cheap petty politics. This is a befitting reply to the dirty politics that the Congress Party and the Aam Aadmi Party indulges in. And this is the victory of law. देखते हैं सत्यमेव जयते, अंत में सत्य की ही जीत होती है। जिस प्रकार से खड़गे जी की पार्टी, कांग्रेस पार्टी, केजरीवाल जी की पार्टी, आम पार्टी के लोगों द्वारा मेरे विरोध में एक षड्यंत्र के तहत अनेकों वीडियो डाली गई, विरोध किया गया। आज मैं कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पहले ही देश दिया इन सबका सोशल मीडिया और ये नहीं हटा तो मेटा, गूगल सबसे पोस्टें हटाई जाए। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है कि हमने जो तथ्य रखे हैं उससे साफ साफ जाहिर हो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, अंकिता भंडारी हत्याकांड से दुष्यंत गौतम का नाम जोड़ा जा रहा था, वो हाईकोर्ट पहुंचे और हाईकोर्ट से आदेश दिए गए हैं कि 24 घंटे में जो भी मानहानिकारक पोस्ट है उन्हें हटाए जाए। ऐसे में क्या कुछ प्रतिक्रियाएं विपक्षी पार्टियों की तरफ से देखने को मिल रही है? देखिए प्रिया, जिस तरह से देखा जाए कि इस जो अंकिता भंडारी मामला है एक बार फिर सोशल मीडिया से सामने आया, कुछ रिकॉर्डिंग्स वापस सामने उनको लाया गया और जिस तरह से लगातार रिकॉर्डिंग्स एक के बाद एक जो है जाहिर की जा रही थी और राजनीतिक भूचाल देखने को मिल रहा था, उसमें जो है सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो आरोप जो है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से जो है वो दुष्यंत गौतम यानी कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड के उन पर लगाया जा रहा था। उनको लेकर के कई पोस्ट ऐसी डाली जा रही थी, चाहे वो जो राजनीतिक सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या फिर जो ऐसे चैनल्स के हैंडल्स हैं उनसे डाली गई। उसके बाद अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर जिस तरह के जो हैंडल्स हैं उस पर जब इस तरह की पोस्ट डाली गई तो उसको लेकर उन्होंने जो है हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें राहत मिली है और सीधे तौर पर हाईकोर्ट ने चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी के सहित अन्य जो ऐसे जो हैंडल्स हैं उनसे साफ तौर पर उनको कहा है कि 24 घंटे के अंदर जी बिल्कुल योगेश, जिस तरीके से सड़कों पर भी विपक्षी पार्टी लगातार नजर आई और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जनता भी नजर आई, ऐसे में क्या अब जिस तरीके से दुष्यंत गौतम हाईकोर्ट पहुंचे तो अब विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी कोर्ट का रुख किया जा सकता है इस पूरे मामले में?
देखिए, जिस तरह से ये जी। पूरे प्रकरण को अगर देखा जाए तो जिस हाई कोर्ट में उन्होंने कहा कि मेरी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर के उन्होंने मानहानि की बात वहाँ पर रखी और उन्होंने साफ तौर पर कोर्ट ने माना कि ये मामला जो है वो जो मानहानि का बनता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए जी। उन्होंने साफ तौर पर जो इस तरह की पोस्ट जिन्होंने की थी उनको 24 घंटे का समय दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर इन पोस्ट को हटाया जाए, अन्यथा उसके बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो यानी कि अगर देखा जाए तो जो उसकी छवि को धूमिल करने का प्रयास की बात की जा रही थी, जिस तरह का उन्होंने आरोप लगाया था जिसको लेकर के उन्होंने दरवाजा खटकाया, तो उससे कहीं ना कहीं सीधे तौर पर देखा जा सकता है कि दुष्यंत गौतम को इस एक बड़ी राहत मिली है और सभी को जो इस तरह की पोस्ट्स उन्होंने डाली है जिनको हानिकारक तौर पर कहा जा रहा है, जो जी। जिससे उनकी छवि को धूमिल करने की बात आ रही है, उनको हटाने के लिए 24 घंटे का समय दिया है। अब देखना होगा कि अगले जो जिनको साफ तौर पर जी। अगर कोर्ट की बात करें तो कोर्ट ने अटकाया है, तो उनको देखना होगा कि आने वाले वक्त में जो कांग्रेस है या आम आदमी पार्टी या अन्य जो हैंडल्स है जिनसे ये पोस्ट डाली गई है वो हटाते हैं, नहीं हटाते हैं, या फिर वो भी कोर्ट का रुख करते हैं। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में हिमालय को मजबूत बनाना मध्य सेक्टर में एक सक्रिय सैन्य नागरिक विलय रणनीति सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा सिर्फ सेना की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हम सबका दायित्व है और सीमांत क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों ने समय समय पर अपने इस दायित्व को बखूबी निभाया है। इसके लिए सीमांत क्षेत्रों का विकास भी किया गया है। सीमांत क्षेत्रों के सशक्तिकरण के लिए कई नवाचार किए जा रहे हैं। कई क्षेत्रों में आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाए जा रहे हैं, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हो बल्कि पर्यटन की दृष्टि से, व्यापार, आर्थिक और सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूती मिल सके। सीमाओं के आसपास निवास करने वाले नागरिक हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बहुत सारी जानकारियां उनके पास होती हैं। आप सब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं और सच में मैं कहूं कि वो हमारे आंख और कान बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर वो न केवल सेना के लिए बैकबोन का कार्य करते हैं, बल्कि आपदाओं के समय में भी प्रथम प्रतिक्रिया देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उनकी होती है। कारगिल में जब पाकिस्तानी सेना देश बदलकर घुसपैठ कर रही थी तो इसकी सबसे पहले सूचना एक गडरिये ने ही दी थी। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी सीमावर्ती क्षेत्रों के नागरिकों ने हमारे सशस्त्र बलों को अपना बहुत भरपूर सहयोग किया था, जिसके बल पर हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए थे। मेरा मानना है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सेना की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि हम सभी का दायित्व है। सिविल के लोगों का भी उतना ही दायित्व है, देश के हर नागरिक का दायित्व है। हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों ने तो समय समय पर अपने इस दायित्व को बहुत बखूबी निभाने का काम किया है। इसे देखते हुए हमारे सीमांत क्षेत्रों का समग्र विकास हो, नागरिकों के जीवन में सुधार लाना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में वाइब्रेंट विलेज योजना के अंतर्गत हमारे सीमावर्ती गांवों के विकास और उनके सशक्तिकरण की दिशा में विशेष कार्य किए जा रहे हैं। अनेक नवाचार किए जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में आज अनेक आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा किया जा रहा है। नेटवर्क बनाया जा रहा है, सड़कों का नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में लोगों का आवागमन सुगम हुआ है बल्कि पर्यटन की दृष्टि से भी, व्यापार और आर्थिक दृष्टि से भी, सामरिक दृष्टि से भी बहुत मजबूती मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने हमारे सीमांत क्षेत्र माणा जैसे दूरस्थ गांवों का भी, जो कि सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, उसका दौरा किया था और मेरा भी सौभाग्य है और उस दिन मैं भी था और आदरणीय गवर्नर साहब भी उस कार्यक्रम में थे और उसी गांव से उन्होंने उद्घोष किया कि माणा गांव और माणा गांव जैसे जो भारत के, जिनको हम अंतिम गांव कहते थे, अंतिम गांव कहे जाते थे, उन्होंने कहा कि ये माणा गांव भी और माणा जैसे सभी हमारे जिनको अंतिम गांव कहते हैं वो भारत के पहले गांव होंगे। माणा गांव को भारत के पहले गांव की संज्ञा उन्होंने वहीं से दी थी। और सीमांत गांव का जहां तक प्रश्न है, ये हमारे लिए देश के प्रहरी भी हैं, उनका
विकास राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गए। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उनके सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी सीमांत क्षेत्रों के कल्याण के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। हमने सीमांत क्षेत्र विकास योजना के माध्यम से सीमांत क्षेत्रों में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाओं के विकास की दिशा में भी हमने कामों को आगे बढ़ाया है। वहीं कृषि का क्षेत्र हो, बागवानी का क्षेत्र हो, पशुपालन का क्षेत्र हो, स्वरोजगार के साधनों का विकास कर इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। जैसा कि आपके इस हमारे विशेषज्ञों के उसमें भी आया था, ये सीमांत क्षेत्र हमारे खाली नहीं होने चाहिए। किसी भी दशा में जब उनको वहाँ पर रोजगार मिलेगा, काम मिलेगा, तो मुझे लगता है कि हमारी बहुत बड़ी जो चुनौती है उस चुनौती का हम ठीक प्रकार से सामना कर पाएंगे और प्लान को रोकना भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण होगा। मुझे प्रसन्नता है कि आज हमारी ग्रामीण सहकारी समितियों के माध्यम से हमारे पशुपालकों और किसानों के उत्पाद सेना को भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सीमांत क्षेत्रों के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। इसके लिए मैं विशेष रूप से सेना के साथ साथ आईटीबीपी को भी धन्यवाद देता हूँ, गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ कि उनके मार्गदर्शन के कारण ये संभव हो पाया। मैं अभी पिछले दिनों मिलम क्षेत्र में भी गया था, तो वहाँ भी मुझे बताया कि काफ़ी स्थानीय लोगों से जो उनकी खरीदारी है इस प्रकार की काफ़ी तेज़ी से हुई है। सीमांत क्षेत्रों में काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। इसके साथ ही हम एक और जहाँ एक जनपद दो उत्पाद योजना और हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से जो हमारे स्थानीय उत्पाद हैं, जो महिलाएं हमारी काम कर रही हैं, उनको व्यापक पहचान दिलाने के लिए उनके उत्पादों को देश और दुनिया में भेजने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, राज्य के अंदर नई फिल्म पॉलिसी, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी पहलों के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। आज राज्य के अंदर होम स्टे योजना, इस योजना के माध्यम से हमारे राज्य के दूरस्थ गांव भी आज अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं और पूरे देश दुनिया से आने वाले टूरिस्ट आज होम स्टे को अपने लिए बहुत प्राथमिकता पर ले रहे हैं और वो ऐसा मान रहे हैं कि होम स्टे योजना में जो लोग रुकते हैं उनका अपने घर के अतिरिक्त एक घर उत्तराखंड में भी है, देवभूमि में भी है। और इस योजना ने न केवल हमारी ग्रामीण आर्थिकी को मजबूत किया है, बल्कि स्थानीय युवाओं को भी उनके गांव में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर पलायन पर प्रभावी। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर निगम ऋषिकेश ने श्री गंगा सभा की त्रिवेणी घाट से संबंधित अनुमति निरस्त कर दी है। नगर निगम का कहना है कि संस्था का पंजीकरण साल 2021 के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया, जिससे उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीकरण के किसी भी संस्था को नगर निगम की संपत्ति पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी आधार पर नगर निगम अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर श्री गंगा सभा की अनुमति समाप्त करने का फैसला लिया गया। श्री गंगा सभा की ओर से त्रिवेणी घाट की साफ सफाई का दावा किया जा रहा था, लेकिन नगर निगम ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है। निगम प्रशासन के अनुसार त्रिवेणी घाट की नियमित साफ सफाई पर प्रतिमाह लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। विश्व भर में विख्यात गंगा आरती अब नगर निगम की ओर से संचालित किया जाएगा। आपको बता दूं कि नगर निगम ने गंगा सभा को एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2021 में गंगा सभा ने अपनी संस्था का पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया है, जिस वजह से गंगा सभा को नगर निगम को अपनी सारी संपत्ति हस्तांतरित 1 हफ्ते के भीतर करने होंगे और जिसके बाद 2 हफ्ते तक नगर निगम की ओर से सारी कार्य व्यवस्था गंगा आरती नगर निगम संचालित करेगी। HNN ऋषिकेश से खुशबू गौतम। ये खबर ऋषिकेश से बताई जा रही है आपको, जहां गंगा सभा की जो अनुमति है वो नगर निगम ने निरस्त कर दी है। श्री गंगा सभा ने साफ सफाई का दावा किया था, जिन दावों को भी
नगर निगम ने निरस्त कर दिया है और नगर निगम प्रशासन के अनुसार त्रिवेणी घाट की नियमित तौर पर सफाई हो रही है और इस साफ सफाई पर हर महीने लगभग 9 लाख रुपए खर्च नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं। जो त्रिवेणी घाट की सफाई का दावा श्री गंगा सभा ने किया था वो बिल्कुल भी झूठा है, सिरे से खारिज कर दिया गया है और नगर निगम ने उनकी तरफ से जो भी गंगा सभा की त्रिवेणी घाट से संबंधित अनुमति निरस्त कर दी गई है। नगर निगम ऋषिकेश ने श्री गंगा सभा की त्रिवेणी घाट से संबंधित जो अनुमति थी उसे निरस्त कर दिया है। नगर निगम का कहना है कि संस्था का पंजीकरण साल 2021 के बाद नवीनीकृत नहीं किया गया है, जिससे उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो चुका है। नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि बिना वैध पंजीकरण के किसी भी संस्था को नगर निगम की संपत्ति पर कार्य करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी आधार पर नगर निगम अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर श्री गंगा सभा की अनुमति समाप्त करने का फैसला लिया गया। श्री गंगा सभा की ओर से त्रिवेणी घाट की साफ सफाई करने का दावा किया जा रहा था, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने इस दावे को पूरी तरीके से सिरे से खारिज कर दिया है। निगम प्रशासन के अनुसार त्रिवेणी घाट की नियमित साफ सफाई पर हर महीने 9 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। पंजीकरण का नवीनीकरण खत्म हो चुका है, इसको लेकर नगर निगम ने खारिज कर दिया है अनुमति को। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता खुशबू गौतम से। खुशबू, ये पूरा मामला सामने आया है जिसमें श्री गंगा सभा की जो अनुमति है वो नगर निगम के द्वारा निरस्त की गई है। क्या कुछ इसमें पूरी जानकारी है और आगे क्या कुछ इसमें देखने को मिल रहा है? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जो श्री गंगा सभा आरती त्रिवेणी घाट पर अभी तक संचालित कर रही थी, लेकिन अब इसे नगर निगम ने अनुमति इसकी निरस्त कर दी है। आपको बता दूं कि 2021 से संस्था ने अभी तक पंजीकरण का नवीनीकरण नहीं किया गया है, जिसको लेकर के नगर निगम ने गंगा सभा को एक नोटिस जारी किया गया है। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2021 से उन्होंने संस्था का पंजीकरण का रिन्यू नहीं किया है और साथ ही साथ जो गंगा सभा दावा कर रही थी कि जो गंगा की घाट की सफाई नगर निगम की ओर से नहीं की जाती है, गंगा सभा की ओर से की जाती है, लेकिन नगर निगम ने इसको साफ साफ खारिज करते हुए नगर निगम ने ये दावा किया है कि 9 लाख रुपए प्रति माह खर्च कर रही है। खुशबू, अब ऐसे में नगर निगम ने उनकी जो अनुमति है उसे निरस्त कर दिया और उनके दावों को भी खारिज किया है, तो अब श्री गंगा सभा की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, गंगा सभा के अध्यक्ष राहुल शर्मा का कहना है कि एक संस्था की ओर से मीटिंग रखवाई जाएगी और मीटिंग में जो भी कार्य लिया जाएगा, जो भी निर्णय लिया जाएगा, वो आगे नगर निगम को प्रस्तावित किया जाएगा। और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि जो भी संस्था की ओर से फंड जमा है, उन्होंने बताया कि 8 करोड़ रुपए फंड जमा है और वो नगर निगम को ना देते हुए वो किसी दान पुण्य क्षेत्र में लगाया जाएगा। जी बिल्कुल खुशबू, ऐसे में ये भी निकलकर सामने आया कि 2021 से इसका नवीनीकृत नहीं किया गया है, तो उसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है? पहले इसमें कोई कार्रवाई नहीं की गई थी क्योंकि 2021 से अभी तक का समय बहुत ज्यादा है। जी, आपको बता दूं प्रिया कि किसी शिकायतकर्ता के बाद नगर निगम नींद से जागी है और नगर निगम ने इस वक्त नोटिस जारी किया है। नगर निगम का कहना है कि 1 हफ्ते के बाद जो संस्था की जितने भी संपत्ति है वो नगर निगम को सौंपनी होगी और उसके बाद 2 हफ्ते तक जो भी कार्यभार है वो नगर निगम संभालेगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद खुशबू हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश भर में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ आंदोलनरत है। इसी के तहत काशीपुर में बीजेपी नगर मंडल की ओर से कांग्रेस पार्टी पर अंकिता के नाम पर राजनीति चमकाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी पर प्रदेश में मृतका अंकिता भंडारी के नाम पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री बीते रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अंकिता भंडारी मामले में पूर्णतः स्पष्ट कर चुके हैं और पूर्व में इस मामले में आरोपी आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस मामले को लेकर ओछी राजनीति कर रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन किया गया है। काशीपुर भारतीय जनता पार्टी नगर मंडल के द्वारा कांग्रेस की जो भ्रामक और मिथ्या राजनीति का एक आडंबर इस प्रदेश में किया जा रहा, उसकी नीतियों को उजागर करने के लिए यहाँ पे मेन चौराहे पे पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया। हमारे पूरे नगर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सैकड़ों की तादाद में यहाँ इकट्ठे हुए और कांग्रेस हाय हाय के नारे हमने दोबारा लगाए। कांग्रेस जिसे जनता नकार चुकी, आज उसके नेताओं की फूट जग जग जाहिर है। इस कांग्रेस का अस्तित्व इस प्रदेश में समाप्त हो चुका है, तो उसने
जिस क्षेत्र की भलाई की राजनीति न कर हमारे प्रदेश की बेटी अंकिता भंडारी के ऊपर ऐसी तुच्छित राजनीति करने का जो आडंबर रचा है, आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसकी सराहना करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर धामी जी के द्वारा बार बार कहा गया कि वो हम अंकिता भंडारी जी के केस में पूर्ण न्याय मिले उसके लिए अडिग हैं, प्रतिबद्ध। पहले भी 3 लोग जो संलिप्त पाए गए उनको आजीवन कारावास की सजा दी। उसके बावजूद यदि कोई व्यक्ति यदि किसी का भी नाम इसमें आता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसे सजा दिलाने में पीछे नहीं है। यहाँ चौराहे पर जो पुतला फूंका गया है उसमें आप सब बेहतर तरीके से समझते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी की टोल में जो है उस पुतले को जलाया गया है। और अंकिता, जहाँ तक अंकिता का प्रश्न है, अंकिता वो सिर्फ किसी एक परिवार की बेटी और उसके लिए निरंतर जो न्याय की मांग हो रही है और जो पहले भी अपराधी जेल भेजे जा चुके हैं, उसके बाद भी कल हम सब लोगों ने बहुत अच्छी तरह सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इसके लिए कोई भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और इसके लिए हमारी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्धता है हमारी सरकार की। और कोई भी साक्ष्य है उसको देंगे और निश्चित ही बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना है कि कोई भी अपराध। कांग्रेस नेता भुवन चंद्र कापड़ी के जन जन सरकार शिविरों को लेकर लगाए गए आरोपों पर बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने कड़ा पलटवार किया है। दिलीप सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस का ये आरोप बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं से भी ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई है कि शिविरों में सक्षम अधिकारी मौजूद नहीं रहते। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार शिविरों में संबंधित विभागों के जिम्मेदार अधिकारी पहुंच रहे हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। बीजेपी विधायक ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस जानबूझकर इस तरह की बातें प्रचारित कर रही है क्योंकि जन जन की सरकार शिविरों को जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। देखिए, ये जो उनका आरोप है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं कि कोई जगह ऐसी शिकायत नहीं आई है कि जहां सक्षम अधिकारी नहीं जा रहा है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जानबूझ के ये बात प्रचार करने में क्योंकि उनको लगता है कि ये सरकार की बहुत अच्छा पहल है, इसलिए लोगों का ध्यान दूसरी तरफ भटकाने के लिए इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। यमुनोत्री विधानसभा से विधायक संजय डोभाल ने उत्तरकाशी जिले की पंचायतों में हुए कथित बड़े भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और सिस्टम पर तीखा हमला बोला है। विधायक संजय डोभाल ने कहा कि किसान विकास और अन्य योजनाओं की बातें सिर्फ दिखावे तक सीमित रहती हैं, जबकि हकीकत यह है कि उनके अपने जिला उत्तरकाशी में पंचायत स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि पंचायतों के विकास के लिए आए धन का सुनियोजित तरीके से पूरा गबन किया गया और बीते 5 सालों में करीब 250 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। हम विकास नगर की तो क्या बात करें, हमारे अपने जिले उत्तरकाशी में पंचायतों का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो अब प्रदेश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के लोगों ने, सोशल एक्टिविस्ट लोग जिसको उठा रहे हैं। और जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन्होंने बिल्कुल जीरो ग्राउंड से ही किया है, क्योंकि जो पंचायतों का पैसा होता है उसको उन्होंने पूरा गबन किया है। पूरे के पूरी योजनाओं का पूरी 5 साल में लगभग 250 के आसपास करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं शुरू से कहता आया हूँ कि भ्रष्टाचार अपने चरम पे है और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार कर रहा है वो चतुर्थ तल पर हमेशा बैठा हुआ है। तो आप समझ लीजिए कि भ्रष्टाचार। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।